फोर्स क्या है? फोर्स है या तो पुश या पुल। अब पुश या पुल अगर मैं फोर्स को लेके चलूं, दैट मीन्स आप बोलोगे फोर्स इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन यू आर टचिंग एन ऑब्जेक्ट। नो, अगर आप टच करके फोर्स प्रोड्यूस करते हो तो उस फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन अगर आप बिना टच किए वो फोर्स प्रोड्यूस करते हो तो उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न साइंस विद नेहा। आज हम डिफरेंट एक्टिविटीज से करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, मस्ती करेंगे और लास्ट में एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अब ये है दो बलून्स। अगर इन दोनों बलून्स के ऊपर मैं अपने हेयर का चार्ज देती हूँ तो दैट मीन्स दे बोथ विल हैव नेगेटिव चार्ज। That means ideally they should repel each other. So let's see if they can. So 1, 2, 3. So they are repelling each other. ये है टेबल नंबर 1। इस टेबल पे मेरे पास है थोड़े से स्प्रेड आउट DIYs और साथ में है ये बलून। अब मैं बलून को करूंगी चार्ज विद द हेल्प ऑफ माय हेयर और देखूंगी क्या इनके अंदर कोई फोर्स प्रोड्यूस होती है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको चार्ज करने से सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे हेयर से इस बलून में ट्रांसफर हो गए, तो ये बलून बन गया नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर trying to attract these papers. अब इसी बलून को थोड़ा सा और चार्ज करते हैं और इससे पेंसिल को घुमाने की कोशिश करते हैं। So 1, 2, 3 and go. ये मेरा पेंसिल का सेटअप। फोर्स आ रही है फ्रॉम अ डिस्टेंस। दैट मीन्स दिस फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, इनको उठाओ, इनके स्कूल जाने का टाइम हो गया, पर ये कहते हैं मुझे डांस करना है। सो लेट्स सी अब ये डांस करने वाले हैं या नहीं। फिर से ये बलून मेरा म्यूजिक क्रिएट करने वाला है और हम देखेंगे। ओके बच्चों उठ जाओ, अरे भाई उठ जाओ, अरे भाई उठ जाओ, उठ जाओ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? ये होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो प्रोड्यूस होती है बाय पासिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी टू द अदर ऑब्जेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर दोनों बॉडीज में नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस लाइक चार्जेस दे विल रिपेल, और अगर अनलाइक चार्जेस है दे विल अट्रैक्ट, या फिर एक चार्ज है एक अनचार्ज है, इवन देन दे विल अट्रैक्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेबल नंबर 2। अब टेबल नंबर 2 में सबसे पहले हम यहाँ की बेल बजा देते हैं बिकॉज वी डन विद द फर्स्ट वन। अब टेबल नंबर 2 में अगर मुझे इसको पिक करना है तो क्या मेरा ये बलून पिक करने में हेल्प करेगा? No, because these are weak forces and these weak forces cannot help to do heavier works, no? So for that, if I need to lift it, so I need to apply my muscular force. So muscular force is 100% a contact force. जैसे कि मस्कुलर फोर्स से आप वॉक करते हो, मस्कुलर फोर्स से आप कोई भी काम करते हो, वॉकिंग करते हो, कटिंग करते हो, लिखते हो, so wherever muscular force is involved, that is completely a contact force. तो oh my god, मैंने इसको लिफ्ट कर लिया and this is an example of contact force। और अब ये टेबल नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम लेके आएंगे टेबल नंबर 3 पे। टेबल नंबर 3 पे मेरे पास है कुछ रिंग मैग्नेट्स ऑन दिस स्टैंड, लेकिन वो मैग्नेट्स के अंदर थोड़ा डिस्टेंस है। Why? Because they are creating a trampoline effect. अब ये trampoline effect क्यों आया? Because of repulsion. So repulsion एक ऐसी फोर्स है जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो डिस्टेंस से अप्लाई होती है, which is shown here. अब इसमें से एक मैग्नेट मैं उठा लूंगी और ये मेरे पास है एक और मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को अगर मैं इसके पास लेके आऊंगी तो ये अट्रैक्ट कर गया, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन यही मैग्नेट का अगर मैं पोल को रिवर्स कर देती हूँ और इसके पास लेके आती हूँ, सो इट इज रिपेलिंग, और ये डिस्टेंट फोर्स है विच इज अप्लाइंग थ्रू सम डिस्टेंस। So this is an example of a non-contact force, and we are done with electrostatic and magnetic force.
Okay, now let's move towards table number 4. अब इस टेबल पे है एक और कॉन्टैक्ट फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टायर्स में देखो तो टायर्स में होते हैं रिजेस जो कि एलिवेटेड पार्ट है और ग्रूव्स जो कि अंदर का पार्ट है. रिजेस एंड ग्रूव्स की वजह से लॉक एंड की बन जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है. दैट इज व्हाई बिग टायर्स कैन मूव ऑन द रोड. At the same time, friction can be of 3 types, you all know. Number 1 is a static friction. कोई चीज बैठी है वो हिल नहीं रही, that means it has maximum friction, it is a static friction, it is there in curiosity. And then you have got sliding friction like this, and then you have got rolling friction with the help of these wheels. तो सबसे ज्यादा friction होती है आपकी static. स्लाइडिंग में थोड़ा कम हो जाता है, स्लाइड करके आगे जाना इजी होता है, और रोलिंग सबसे कम होता है. इसीलिए हम बड़े बड़े सूटकेस को आराम से एयरपोर्ट पे लेके घूमते हैं, बिकॉज उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं जो उनकी फ्रिक्शन को कर देते हैं वेरी वेरी लेस. सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ contact force. So bell goes. So we are done with 4 examples, 2 for contact, 2 for non-contact. अब बारी आती है कि क्या इन फोर्सेस को आप मेजर कर सकते हो. So let's search for the equipments which are used to measure these kind of forces. So let's move towards table number 5. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्कोप which was invented by William Gilbert. अब इलेक्ट्रोस्कोप होता है एक्चुअली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके अंदर होते हैं ये 2 गोल्ड लीफ. नाउ वी हैव क्रिएटेड विद एल्यूमिनियम फॉयल, एंड देन उसके ऊपर होती है एक मेटल वायर विच इज मेड अप ऑफ कॉपर. अब ये मेटल वायर और एल्यूमिनियम फॉयल लीफ, अब अगर मैं अपने बालों से ये चार्ज बैलून क्या करेगा, अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा इन दीज कॉपर वायर, और कॉपर वायर से वो जाएगा एल्यूमिनियम फॉयल में, और फिर देखते हैं क्या हो. So these foil papers, leaves are repelling each other because both of them are getting negative charge from my hair to this balloon and then transferring to these foil through the copper wire. अब ये होता है negative charge and that is why light charges repel. अब इसका ड्रॉबैक क्या था कि हमें पता तो चल जाता है कि चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि अमाउंट ऑफ चार्ज. This is how we cannot calculate the magnitude of electrostatic force. So now table number 5 done. Let's move towards table number 6. अब ये तो था इंस्ट्रूमेंट टू मेजर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप. अब कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि वेट, जैसे कि फ्रिक्शन, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं. फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ये देखो न्यूटन लिखा हुआ है, दैट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. तो कोई भी चीज का अगर आपको फ्रिक्शन मेजर करना है तो यू नीड टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एंड देन द काउंट द कैलिब्रेशंस ओवर इट. अब मेरे पास है ये छोटा सा लैंटर्न. अब लैंटर्न के पास है अभी स्टैटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन है और कितनी है, दैट मीन्स अगर मैं उसके अगेंस्ट काम करती हूँ, उसको उठाती हूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट मुझे फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी. तो नाउ लेट्स लिफ्ट इट एंड सी हाउ मच इज द फ्रिक्शन. अब मैंने इसको देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज अराउंड 2.2 न्यूटन. दैट इज द फ्रिक्शन विच इज बीइंग अप्लाइड and we can calculate it with the help of spring balance. So, spring balance is an instrument which is used to measure force of friction. पहले मैं बजर दबा दूं कि मेरे all 6 tables के experiments done हो गए. अब आई बारी एक important tip की जो मैंने आपको starting में commit किया था कि मैं आपको बताऊंगी. हमारे बॉडी से निकलते हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज. इसीलिए हम देखते हैं सर्दी में ब्लैंकेट्स के अंदर से स्पार्क्स निकलते हैं, कभी एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड से भी करंट लगता है. अगर आपको इस नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से थ्रो आउट करना है तो द बेस्ट वे इज डू अ मॉर्निंग वॉक ऑन द ग्रास. The more you walk bare feet on the grass, more electrons are being transferred into the grass through that electrostatic force combinations only, and you will feel more positive, more healthy. So this completes chapter number 5, exploring forces, from the book Curiosity of grade 8. Hope it helps. Thank you so much for watching and hope you have liked my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.